नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। दोस्तों, मुनसिफ टीवी की एक और नई पेशकश करियर गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। करियर से मुताल्लिक़ कोई भी आपके पास सवालात हों तो इस प्रोग्राम में आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर उम्मीद करता हूं फ़ोन नंबरात आपको नज़र आ रहे होंगे। इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद, यूँ तो करियर गाइडेंस के नाम पर कई एक काउंसलिंग सेंटर्स हमको हिंदुस्तान में नज़र आते हैं, कई एक चैनल्स वगैरह पर भी इस किस्म के प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं। हमारा प्रोग्राम उन चैनल से या काउंसलिंग सेंटर्स से इस किस्म से डिफरेंट होगा कि हम यहाँ पर स्किल बेस्ड प्रोफेशन या स्किल बेस्ड कोर्सेज़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे। 98% लोग जो होते हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर मुनस्सिर होते हैं, यानी इस किस्म के कोर्सेज़ के लिए, और कुछ 2 से 3% लोग होते हैं जो जनरली मेडिसिन, डॉक्टरेट, कंप्यूटर साइंस या फिर लॉ वगैरह की तरफ जाते हैं। उमूमन जो लोगों को या जनरल जो यंगस्टर्स होते हैं उनको जो प्रोफेशंस या जिन एकेडमिक साइड चीज़ों से वो वाकिफ़ होते हैं बिल्कुल मुख्तसर से होते हैं। इनको अगर अलग किया जाए तो बहुत सारे कोर्सेज़ हिंदुस्तान में अवेलेबल है, इंटरनेशनल लेवल पे भी अवेलेबल है। इस प्रोग्राम करियर गाइडेंस में हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे कि अलग अलग स्किल बेस्ड जो कोर्सेज़ है या प्रोफेशन है उस पर बात की जाए। उसके साथ जो कन्वेंशनल कोर्सेज़ है उस पर भी हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। आज जिस उन्वान पर हम इस करियर गाइडेंस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे वो अहम मौजू होगा। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पर हम गुफ्तगू करेंगे, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में हैदराबाद दक्कन के एक मशहूर मारूफ डॉक्टर साहब को मदऊ किया है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान साहब की। आप एकेडमिक डायरेक्टर हैं मेडविन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के। इसके अलावा आप एडवाइज़र हैं शादान मेडिकल कॉलेज के। इसके साथ साथ जब आपने मेडिकल प्रोफेशन शुरू किया था तो बहैसियत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हॉस्पिटल किंग रियाद में सऊदी अरब में भी आपने तकरीबन 1 दहर से अपने खिदमात अंजाम दिए। दोस्तों, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज़ को हैदराबाद दक्कन में जो बड़े लेवल पर या आम लोगों की जो नज़र में ये कोर्सेज़ आए थे हैदराबाद दक्कन में, उसकी शुरुआत डॉक्टर समीउल्लाह खान साहब ने ही की थी। आप ही हम अगर मान लें कि हैदराबाद दक्कन में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या पैरामेडिकल कोर्सेज़ जो हैं इसके आपको यहाँ पर फादर भी कहा जाए हैदराबाद दक्कन में तो गलत ना होगा। तो आइए नाजरीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम करियर गाइडेंस में मोहम्मद समीउल्लाह खान डॉक्टर साहब का हम खैर मकदम करते चलें। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, बेहद हमें खुशी है। ज़रूर है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो करियर होगा, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को होंगे, इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू आपसे करेंगे। उससे पहले दोस्तों, प्रोग्राम के दौरान आप इस मौजू से रिलेटेड या किसी भी किस्म से आप जो कोर्सेज़ कर रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड, आप कुछ जानना चाहते हो तो ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबरात नज़र आ रहे होंगे, सवालात मुख्तसर से कीजिएगा, और जबकि भी आप मुझसे गुफ्तगू करते हैं तो टेलीविज़न की आवाज़ को उस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दीजिएगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ समीउल्लाह खान साहब से मैं करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब से, कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ये किस किस्म के कोर्सेज़ या किस किस्म का प्रोफेशन है, इस पर आप तफसीली रोशनी डालें ताकि हमारे नाजरीन इन चीज़ों से वाकिफ़ हों। और इस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या पैरामेडिकल कोर्सेज़ को हैदराबाद दक्कन में आपने जो शुरू किया, इसके पीछे भी क्या मकसद था, मैं साहब से पहले जानना चाहूँगा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पर। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शुक्रिया एतमाद साहब। पैरामेडिकल कोर्स या लैब टेक्नोलॉजी, ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ पैरामेडिकल कोर्स है ये, और ये सब में पॉपुलर और हाईली जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। ये कोर्स में कैंडिडेट को लेबॉरेटरी के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में ट्रेन किया जाता। लैब टेक्नोलॉजी नाम एक है मगर इसके स्पेशलिटीज़ तकरीबन डिफरेंट, एक 5 to 6 स्पेशलिटीज़ है। यहाँ पर ये कोर्स में कैंडिडेट को
पैथोलॉजी के अंदर ट्रेन किया जाता, बायोकेमिस्ट्री के अंदर ट्रेन किया जाता, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ट्रेन किया जाता और थोड़ा बहुत एक्सपोजर ब्लड बैंकिंग का भी दिया जाता है। जी। हैदराबाद दक्कन में जब आपने शुरुआत की, मैं समझता हूँ 2001 में आपने इन जी। कोर्सेज की ज़्यादातर शुरुआत हुई थी। आप रियाद में थे उससे पहले, जैसा कि आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। जी। तो आप जब हैदराबाद दक्कन वापस आए तो क्या सोच करके इस चीज़ की आपने जो ये बुनियाद डाली थी? क्यों आपको महसूस हुआ कि ये कोर्सेज यहाँ पे या फिर कहीं पर भी ज़रूरी है? जब मैं रियाद में था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हॉस्पिटल के लिए रिक्रूटमेंट को जाया करता था, तो पैरामेडिकल का इतना डिमांड था कि बाज़ कोर्सेस में डॉक्टर्स के बराबर सैलरी दी जाती थी। तो मेरा रिक्रूटमेंट जब स्टार्ट होता तो पहले हैदराबाद से शुरू करता था मैं। तो यहाँ पर जो सो मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल नहीं था। बीएससी, बीए, बीकॉम के जैसे ग्रेजुएट, स्टोर कीपर वगैरह के इतने मिल जाते थे कि इसकी हद नहीं, और उसके अंदर सैलरीज कम हुआ करते थे। और ये पैरामेडिकल के अंदर सैलरीज बहुत थे मगर जैसे मैन पावर अवेलेबल नहीं था। तो जब मैं वहाँ पर था, जब ही मैं दिमाग बना लिया था कि भाई ये कोर्सेज़ को मैं जाकर हैदराबाद में शुरू करूँगा, ताकि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को इसके अंदर रेडीली डिमांडेबल जैसे जॉब्स इनको मिल सके। और आज ऐसा डिमांड है इसका कि जब 2 साल का कोर्स एक कैंडिडेट हमारे पास करता है तो सेकेंड ईयर में उसको जॉब मिल जाता। वो जॉब करते हुए अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट करता, और जब ये सेकेंड ईयर कंप्लीट करता तो इसके सैलरीज वगैरह बहुत ही ज़्यादा जो है सो अच्छे, कंपेयरिंग टू पोस्ट ग्रेजुएट्स इन एकेडमिक्स से ज़्यादा जैसे उसके सैलरीज हुआ करते हैं। जी दोस्तों, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पर। पैरामेडिकल कोर्सेज़ का जैसा साहब ने बताया जो यहाँ पर शुरुआत की गई थी, तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ दी पैरामेडिकल कोर्सेज़ है। साहब ने इस पर सरसरी तारीख पर भी रोशनी डाली कि क्यों शुरू किया गया था। मैं अब ये जानना चाहूँगा कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के जो भी कोर्सेज़ होंगे इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ये किस तरीके से डॉक्टर्स की मदद करता है? अगर कोई शख्स ये कोर्सेज़ करता है तो किस तरीके से डॉक्टर्स के काम आते हैं ये लोग? एक तो ये कोर्स में पेशेंट का डायग्नोसिस, पूरा जो लैब रिपोर्ट होती वो रिपोर्ट के ऊपर जैसे डॉक्टर का डायग्नोसिस रहता कि कौन सी डिसीज़ डायग्नोस करना है, ये लेबोरेटरी रिपोर्ट के ऊपर जैसे मुनसर होता। तो इस लिहाज से मेजर पार्ट ये लैब टेक्नीशियंस जो है सो प्ले करते। ब्लड निकालने से लेके पेशेंट का ब्लड निकालना भी आजकल बहुत बड़ी टेक्निक है, इतना आसान नहीं है कि किसी का जो है सो ब्लड एक्सट्रैक्ट करे। तो ये लैब टेक्नीशियन के अंदर फिर एक सेपरेट जो है सो स्पेशलिटी बन गई कि फ्लेबोटमी टेक्नीशियन बोल के। तो लैब टेक्नीशियन से हट के खाली ब्लड जो है एक्सट्रैक्ट करने के वास्ते एक स्पेशलिस्ट जो है ट्रेनिंग दी जाती, फ्लेबोटमी। वहाँ से लेके ये ब्लड को प्रोसेस करना, देन उसको जो है सो केमिकली जो है सो रिएक्ट करना, माइक्रोस्कोपिकली उसको देख के देन जो है सो वेरियस एरियाज़ में उसके रिपोर्ट्स बना के एक कंफर्म डिसीज़ का नाम रिपोर्ट पे लिख के देने के बाद डॉक्टर्स वो जो है सो रिपोर्ट को लेकर अपने क्लिनिकल साइन सिम्टम से जो है सो मैच करके पेशेंट का जो है सो दवा देता और इलाज करता। ठीक है, तो जो बीमारी है उसको डायग्नोस करने के लिए ही ये चीज़ें की जाती है और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी होगी, और इसके लिए लोगों को ट्रेन करना ज़रूरी है, वरना फिर अगर कोई भी गलत रिपोर्ट आ जाए तो फिर उसका खामियाजा पेशेंट को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पर गुफ्तगू जारी है। इस करियर से जुड़े कोई भी आपके पास सवालात हों तो टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबरात आपको दिख रहे हैं इस पर ज़रूर आप कॉल कीजिएगा। रास्त ये प्रोग्राम चल रहा है, 10:30 तक हम इस प्रोग्राम को पेश करेंगे। जब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो उसमें 2 किस्म के चीज़ें आती है, एक होता है मेडिकल टेक्नीशियन और एक होता है मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। मैं साहब से दरख्वास्त करूंगा ये किस किस्म से इसको डिफरेंशिएट किया गया और क्यों किया गया? ये लैब टेक्नोलॉजी कोर्स और टेक्नीशियन कोर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बेसिक एजुकेशन पे डिपेंड होता। एसएससी के बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ये कोर्स चलाती है। जो कोर्स बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के बाद में चलता है वो कोर्स को सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कहा जाता है। और ये जो लड़का या लड़की ये जो कोर्स बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का करेंगे तो इनको सर्टिफाइड असिस्टेंट मेडिकल लैब टेक्नीशियन कहा जाता। और एक कोर्स डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन चलाया करती है
जो इंटरमीडिएट के बाद होता और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता, तो जो भी कैंडिडेट 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स करेगा उसको जो है सो मेडिकल लैब टेक्नीशियन कहा जाता। और यही इंटरमीडिएट के बाद में NTR हेल्थ यूनिवर्सिटी 3 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम चलाती है और ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम करने वालों के लिए टेक्नोलॉजिस्ट का जो है सो उन लोगों का प्रोफेशन दिया जाता। फिर इसके अंदर MSc भी जो है सो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, तो वो सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट उसको कहा जाता। ये लैब टेक्नीशियन टर्मिनोलॉजी एक है, मगर आजकल इतना एडवांसमेंट हो गया कि लैब टेक्नीशियन या मैं लैब टेक्नोलॉजी करने के बाद इसके अंदर कोई ना कोई एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना ज़रूरी होगा। पहले क्या हुआ करता था कि लैब टेक्नीशियन जर्नलाइज जो है हर एरिया हर फील्ड में सरसरी रहता था, कोई एरिया में स्पेशलाइज नहीं होता था। हॉस्पिटल्स वाले ये टेक्नीशियंस को लेके एक एक सर्टन एरियाज़ में ट्रेन करके वो एरिया का स्पेशलिस्ट बनाते थे, मगर आजकल सेपरेट ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 साल का किसी ने लैब टेक्नीशियन कोर्स कर लिया इंटरमीडिएट के बाद, वो बायोकेमिस्ट्री टेक्नीशियन हो सकता, पैथोलॉजी टेक्नीशियन हो सकता, सीरियोलॉजी टेक्नीशियन हो सकता, ब्लड बैंक टेक्नीशियन हो सकता, माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन हो सकता, हिस्टोपैथोलॉजी टेक्नीशियन। इतनी वास्ट फील्ड आजकल हो गई, ये अभी भी कई लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है। जी बेशक, इसी इल्म को हम आम करने के लिए आपके साथ बैठे। कॉलर जुड़ गए हैं, इनका कॉल ले लेते हैं, देखते हैं क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मैं मोहम्मद इलियास दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी इलियास साहब फरमाइए। ये थी कि ये जो प्रोग्राम आपका है कि कितने परसेंटेज में एडमिशन होगा इसका, मेरे जी फरमाइए। ये था कि मेरे बच्चे ने 77% लिया है साइंस में जी, तो इसमें एडमिशन हो सकता है और एडमिशन होगा भी तो इसकी फीस वगैरह क्या होगी? ठीक है, आपके बच्चे ने 77% साइंस से किया है ना? जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मोहम्मद इलियास साहब दिल्ली से। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। साहब बता रहे थे कि मेडिकल टेक्नीशियन और मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट कौन होता है, उसका डिफरेंस साहब ने बताया। जो इंटरमीडिएट के बाद किया जाता है उसको टेक्नीशियन कहा जाता है, किस तरीके से करना है वो भी साहब ने बताया। फिर अगर ग्रेजुएट 3 साल का डिग्री कोर्स हो तो उसको टेक्नोलॉजिस्ट कहा जाएगा। मोहम्मद इलियास साहब ने दिल्ली से कॉल किया था। 77% इनके साहिबजादे ने साइंस ग्रुप में हासिल किए हैं। इस किस्म के या और क्या आप इनको गाइड करना चाहेंगे साहब, अगर मेडिकल लाइन में ये आना चाहते हैं? 77% अच्छे मार्क्स है। आजकल परसेंटेज ऑफ मार्क्स लोग ज़्यादातर जो है सो बच्चे 80% के ऊपर ही बात कर रहे हैं जी। इतना जो है सो परसेंटेज बढ़ गया, मगर फिर भी आज पैरामेडिकल के अंदर जॉब का डिमांड्स, मार्केट डिमांड्स इतना हाई है कि जो है सो किसी फील्ड में किसी लेवल में इतना डिमांड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जॉब गारंटी इसके अंदर पक्की है, मगर अवेयरनेस इंडिया में स्पेशली पब्लिक में बिल्कुल जो है सो 10 to 15% भी नहीं होगा जी। अगर आपके फर्जन 77% मार्क्स लिए हैं तो डेफिनेटली इन्हें जो है सो एडमिशन मिल सकता। अगर ये इंटरमीडिएट BPC से है, बॉटनी फिज़िक्स केमिस्ट्री से करे, बायोलॉजी फिज़िक्स केमिस्ट्री से करे, 77% इनके मार्क्स मिले हैं तो इन्हें बैचलर डिग्री प्रोग्राम NTR यूनिवर्सिटी में मिल सकता। क्योंकि ये नॉन लोकल है तो ये नॉन लोकल जो कैंडिडेट होता वो नॉन लोकल कैंडिडेट को मैनेजमेंट कोटा में सीट दी जाती, यूनिवर्सिटी या लोकल कोटा में नहीं मिलती, तो इनके लिए फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती। ईयरली एक 32 to 35,000 के बीच में फ़ीस हुआ करती। ठीक है, मज़ीद हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और एक कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मैं निजामाबाद से नोबल नाम है, इंजीनियर बात कर रहा हूँ। जी साहब। जी, मेरी लड़की B.Pharmacy कर रही है 4th ईयर में। माशाल्लाह। इससे 4th ईयर के बाद में पैरामेडिकल के या कोई ऐसे कोर्सेज वगैरह करना उसके लिए बेनिफिटेबल रहेगा क्या? मैं ये सवाल करना चाह रहा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मोहम्मद इलियास साहब ने दिल्ली से हमें कॉल किया था। साहब ने बताया कि NTR यूनिवर्सिटी जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना स्टेट में है, दिल्ली में अगर ये कुछ करना चाहे तो वहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह है या दिल्ली से करीब कोई? दिल्ली में भी इंस्टीट्यूट्स है,
दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में है, वहाँ पर भी जो है सो इनके बच्ची को मिल सकता। और दूसरे जो बड़े जैसा कि अपोलो का जो है सो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, स्कॉट्स का कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, ये एरियाज़ में जो है सो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के हैं, मगर फीसेस वहाँ पर और भी ज़रा ज़्यादा है कंपेयरिंग टू द आंध्र प्रदेश साउथ। ठीक है साहब, जो नॉर्थ इंडिया में जो ये मेडिकल इंस्टीट्यूट्स होंगे, ज़्यादातर गढ़ कहाँ है नॉर्थ इंडिया में, कुछ बता सकते हैं आप इस किस्म के कोर्सेज़ के लिए? नॉर्थ इंडिया में पैरामेडिकल के ज़्यादा जो है सो इंस्टीट्यूट्स नहीं है, साउथ में ही ज़रा ज़्यादा है इंस्टीट्यूट्स अपने पास। जैसा कि दिल्ली में मैं बताया कि एक 3-4 जगह ही जो है सो गिने चुने हैं, वहाँ पर जो है सो आपको ये मिल जा सकते हैं। जैसा कि इनके साहबजादे ने 77% हासिल किया है मार्क्स, कोई पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आप इनको बताना चाहेंगे कि इसमें अगर जाएं तो कंपैरेटिवली बेहतर होगा? अब ये पैरामेडिकल के अंदर स्पेशलाइजेशन दौर से निकल के सुपर स्पेशलाइजेशन में हम आ गए जी। तो अगर वह इनके बच्चे को अगर इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा करना चाह रहे हैं तो इनके लिए डायलिसिस टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल किडनीज का जो है सो फंक्शन करने के वास्ते मशीनरीज होते, वो मशीनरीज के ऊपर ये बच्चों को ट्रेन किया जाता, जिसको डायलिसिस जो है टेक्नीशियन कोर्स कहते हैं। अगर डायलिसिस टेक्नीशियन में ये बच्चा ट्रेन हो गया तो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी जॉब्स अच्छे हैं। उससे हट के कैथ लैब टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर हार्ट के जो वाल्व्स बंद हो जाते, एंजियोग्राम के थ्रू जो वाल्व्स खोल के स्टंट्स डालते, उसका जो सो मशीन होता, वो मशीन पे ये बच्चों को ट्रेन किया जाता, तो उसको कैथ लैब टेक्नोलॉजी बोलते। देन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के अंदर ओपन हार्ट सर्जरी के वक्त एक मशीन हार्ट का और लंग का काम करता, वो मशीन पे बच्चों को ये टेक्नीशियन को ट्रेन करते। तो ये ओपन हार्ट सर्जरी सेंटर्स के अंदर ये बच्चों को जो है सो डायरेक्टली ले लिया जाता है। इसकी क्या फीस हो सकती है? फीस कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा है, समझिए कि इसमें 30,000 35,000 है, तो उसके अंदर समझ आइए कि जो है सो 40-45,000। अब हमारे पास मेडविन में कैथ लैब टेक्नोलॉजी की 2 साल की फ़ीस 46,000 रुपीज़ है, 2 साल की। ठीक है, मज़ीद हम इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो। हाँ हेलो जी, आप वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मैं नायक इंतजार अहमद कानपुर से बोल रहा हूँ। जी अहमद साहब फरमाइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर 12वीं में पढ़ रही हैं बायोलॉजी से जी, तो कानपुर में उनके लिए मतलब जो ये लैब असिस्टेंट के बारे में बता रहे हैं, या सबसे सेफ लाइफ लेडीज के लिए किस डिपार्टमेंट में रहेगी? जी 12वीं साइंस से पढ़ रही है आपकी बहन? हाँ, और कानपुर में ही मतलब मैं ये कोर्सेज कराना चाहता हूँ। जी ठीक है, ज़रूर हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। कोई और कॉलर तो शामिल कर लें। हेलो जी, मोहम्मद इलियास साहब दिल्ली से आपने हमें कॉल किया था। साहब ने बताया है इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप बच्चे को जॉब्स दिलवाना चाहते हैं तो साहब ने कोर्सेज़ का नाम गिनवाए, और इंडिया लेवल पे भी आपको ये मिल जाएंगे। फ़ीस का फ़र्क भी उन्होंने बता दिया। निज़ामाबाद से इंजीनियर साहब ने कॉल किया था, बी फार्मेसी इनकी लड़की कर रही है, 4थे साल में है, इनके लिए क्या मशवरा होगा? अगर इंजीनियर साहब आपकी बेटी बी फार्मेसी 4th ईयर में है तो एक ऑप्शन आपकी बेटी के लिए ये होगा कि वो जो है सो फॉर्म डी में जो है सो एडमिशन ले ले, ताकि फार्मेसी के अंदर वो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ले सकते, और फॉर्म डी का फ्यूचर जो है सो आगे बहुत अच्छा होने वाला है। मगर इमीडिएटली जॉब्स का अभी कोई कैरियर के बारे में इंडिया में नहीं बोल सकते, बट कि ये जो है सो वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ में इनका डिमांड बहुत अच्छा है। इससे हटके अगर ये पैरामेडिकल के अंदर अपना कैरियर देखना चाह रहे हैं तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो है सो एडवांस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेस हैं हमारे पास मेडविन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। उसमें बी फार्मेसी के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स, नर्सिंग के और अल्टरनेटिव मेडिसिन, एलोपैथिक, यूनानी वगैरह के डॉक्टर्स भी आकर वो कोर्सेस ले रहे हैं, जिसके अंदर वैरायटी ऑफ कोर्सेस है, जैसा कि इमरजेंसी मेडिकल केयर का कोर्सेस है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये डायरेक्टली ये बच्चे डायग्नोस, ये ट्रीटमेंट ड्रग से रिलेटेड रहते,
इमीडिएटली पेशेंट केयर से जुड़ जाते हैं और ये लोग जो है सो इमरजेंसी केयर में बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते। आज इंडिया में भी इमरजेंसी केयर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंश्योरेंस कंपनीज़ ये लोग को लेना चाहते हैं फॉर ऑडिटिंग ऑफ द हॉस्पिटल बिल्स। इवन हर हॉस्पिटल के अंदर क्रिटिकल केयर एरियाज़, कैजुअलिटी एरियाज़, जिस तरह EMRI 108 एम्बुलेंस सर्विसेज चल रहे हैं, इंटरनेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए भी ये लोग चाहिए, ताकि बैठ के एक जगह से पेशेंट का जो है सो स्टेटस कैलकुलेट करे, ऑनलाइन जो है सो टेक्नीशियंस को सजेशन दे और जो है सो पेशेंट को स्टेबल करके हॉस्पिटल को जो है सो पहुंचा सके। तो इसका डिमांड बहुत अच्छा है फार्मेसी वालों के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बेहतर जवाब दिया। दोस्तों, इस प्रोग्राम के दौरान साहब जो कोर्सेज़ के नाम गिनवा रहे हैं, बराए मेहरबानी आप पेन और पेपर लेकर भी ज़रूर बैठें उन चीज़ों को नोट करने के लिए। और मैं आपको बता दूंगा प्रोग्राम के आखिर तक कि इस प्रोग्राम को यानी करियर गाइडेंस का रिपीटेशन कब किया जाता है, इसको फिर से आप रिकॉर्डेड कब देख सकते हैं, इसको हम ज़रूर बताएंगे आपको। अहमद साहब ने कानपुर से कॉल किया था, इनकी बहन 12वीं पढ़ रही है साइंस से। लड़कियों के लिए किस किस्म के मुनासिब कोर्सेज होंगे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, इस पर आप बताइएगा। माज़रत ख़्वाहिश से मैं रोकता हूँ, एक कॉलर को शामिल कर लूँ फिर इस पर। जी हाँ, चलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी, मैं हैदराबाद से कॉल कर रहा हूँ, मेरा नाम है अहमद। जी जी, सवाल ये है कि मेरे वाइफ है जो लैब टेक्नीशियन करे हुए है कोर्स, 2 साल का। ठीक है, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन जी, और 2-3 डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे भी काम करे हैं जी। तो मेरे को जो हायर इसके डिप्लोमा है, हायर एजुकेशन क्या करना चाहिए, और जो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जी, तो कौन से डिपार्टमेंट्स अभी जो है बहुत ज़्यादा मीन्स इन वैल्यू है, डिमांड है हॉस्पिटल्स में। ठीक है, आपके मिसेस ने डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन किया है? जी बिल्कुल। कहाँ से किया है, आप कुछ बता सकते हैं? गवर्नमेंट का है, प्राइवेट है? कोई गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से? प्राइवेट से ही किया। ठीक है, कब किया था इन्होंने? 2 साल हुआ करके। ठीक है, उसके बाद से जॉब किया है उन्होंने? जी, उसके बाद जो है लैब टेक्नीशियन का ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स में किए है। ठीक है, मजीद इसके बारे में अच्छा में जानना चाह रहे हैं। आप ये बताइए कि आपके वाइफ का जो फ्यूचर है इंडिया के बारे में सोच रहे हैं या फिर अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं? फिलहाल तो अभी इंडिया के बारे में है, बाद में सोचेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो, वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइएगा। जी, आफरीन सुल्ताना। जी आफरीन साहबा, फरमाइए। जी, सवाल था, मेरी लड़की है जी, इंटरमीडिएट के बाद एमसेट बहुत ख्वाहिश थी कि मेडिकल लाइन में रहना बोलकर जी। एमसेट दो बार भी 2013 और 14 में लिखा है, मगर रैंक नहीं आया हमको, एमसेट रैंक, गवर्नमेंट रैंक नहीं आया। ठीक है, तो फिर हम चाह रहे हैं कि उनको ऐसे मेडिकल लाइन में ही रखना चाह रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात है जी। जी हाँ, तो इसके लिए तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या क्या कोर्सेस फिलहाल आपकी लड़की क्या कर रही है? जी, अब तो अभी वो एमसेट लिखने के बाद डिग्री में एडमिशन दाखिला दिला दिए। बीएससी कर रही हैं? जी, बीएससी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। तो एक और कॉलों को मैं शामिल करता हूँ। हेलो, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है, मैं बिदर से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। मैं देखिए इंटर साइंस पास हूँ। इंटर पास है, 10th पास है? इंटर बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है जी, मैं प्रोफेशनल अभी ये प्रैक्टिस जो करते हैं ना, मेडिकल प्रैक्टिस जी, उसका कोर्स कौन सा है, शॉर्ट कोर्स, वो मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ा उसके बारे में मालूमात करना था। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आपने इंटरमीडिएट किस सब्जेक्ट से किया, बता सकते हैं? साइंस से किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद साहब ने कानपुर से कॉल किया है जी, सिस्टर के बारे में पूछ रहे थे, 12वीं पढ़ रही हैं, लड़कियों के लिए क्या बेहतर कोर्सेस होंगे इसमें? पैरामेडिकल कोर्स या कोई भी मेडिकल कोर्स आज लड़कियों के वास्ते सब में सेफ कोर्सेस है। इवन पैरामेडिकल के साथ अगर इनके बहन नर्सिंग भी करना चाह रहे हैं तो नर्सिंग कर सकते, क्योंकि स्पेशली मुस्लिम माशरे में नर्सिंग बोले तो ये ख़राब कोर्स है, अच्छा कोर्स नहीं है समझते थे।
वो एक दौर था, वो दौर ख़त्म हो गया। आज ये दौर है माजरत खाई से, ये नर्सेस के लिए दौर कभी भी हो क्यों ख़राब कहा गया था? आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं, इस पर भी मैं चीज़ बताते हुए आज क्या डेवलपमेंट हुआ है इसमें आप बताते चले, क्यों ख़राब कहा जाता था पेशा? पहले यूजुअली लो क्लास के लोग जो है सो नर्सिंग को ऑप्ट करते थे, ड्रॉप आउट्स जो है सो नर्सिंग को ऑप्ट करते थे, और जो बिल्कुल ही समझ जाओ कि भाई जो है सो कुछ काम नहीं है, चलो भाई नर्सिंग की तरफ जाएंगे, ये ऐसा कुछ हुआ करता था। मगर आजकल क्या है कि नर्सिंग कॉलेजेस भी जो है सो मेडिकल स्टैंडर्ड के बहुत स्टैंडर्ड हो गए, और हाई रैंक्स हमारे पास हम देखे शाहदान में भी उधर भी के 80-90% लाने वाले बच्चियां भी मेडिकल को ट्राई करते, अगर नहीं हुआ तो जो है सो आकर नर्सिंग कर लेते। और नर्सिंग का आज ऐसा डिमांड है पैरामेडिकल और नर्सिंग का, अगर एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रिज़ाइन कर दिया तो उसका रेसिग्नेशन जो है सो पर्सनल डिपार्टमेंट से प्रोसेस हो जाता। मगर आज पैरामेडिक या नर्स रिज़ाइन करे तो ओनर खुद बुला के उनसे बात करता है कि भाई जो है सो वजह क्या है, और उसको सॉल्व करके रिटेन करने की कोशिश करते। तो इतना जो है सो डिमांड और इतना फ़र्क है, और 100% प्रोटेक्शन है, 100% जो है सो आज प्रोटेक्शन है लड़कियों के वास्ते। मगर फिर भी और ज़्यादा सेफ्टी जो है सो ज़्यादातर पर्दे के पाबंद है, ज़्यादा जो है सो लोग के जो है सो कांटेक्ट में नहीं आना चाह रहे हैं। फिर एक बार जो है सो लैब टेक्नीशियन बहुत अच्छा है, वहाँ पर एक जगह बैठकर जो है सो माइक्रोस्कोप पे या सैंपल के साथ वो काम करके फिर वहाँ से उठ के जो है सो चले जा सकते हैं। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन को ये लोग ऑप्ट कर सकते हैं। जी, लैब टेक्नीशियन इधर नर्सिंग दोनों भी बेहतर है। जी, हैदराबाद ही से हमें अहमद साहब ने कॉल किया था, इनकी वाइफ जो हैं वो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की हुई हैं, कुछ सेंटर्स में काम भी किए हैं इन्होंने। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे इनको मज़ीद? अहमद साहब, सब में पहला तो मेरा ये मशवरा है कि जो है सो प्राइवेट ये कोर्सेस अब चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक दौर था कि गवर्नमेंट के पास इसका जो है सो कंट्रोलिंग पावर और इसका कोई बोर्ड फॉर्म नहीं था। आज पैरामेडिकल बोर्ड फॉर्म हो चुका है, और हर हॉस्पिटल वाला और हर जो है सो फर्दर स्पेशलाइजेशन एजुकेशन देने वाला डिप्लोमा की वैलिडिटी और डिप्लोमा के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हुआ करता, वो रजिस्ट्रेशन जो है सो पूछता। तो प्राइवेट डिप्लोमा का आज जो है सो मार्केट में कहीं भी डिमांड नहीं है। जिस तरह आप बोले कि छोटे डायग्नोस्टिक सेंटर्स में काम कर ले रहे हैं, बस वही लेवल तक वो रहता। अगर आपके मिसेस इंटरमीडिएट है या इवन एसएससी है तो उनको 2 साल का आप गवर्नमेंट का कोर्स करा दीजिए। कराने के बाद आप चाह रहे हैं कि उनको स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग देना है, ब्लड बैंक में ट्रेनिंग आप दीजिए। ब्लड बैंक टेक्नीशियन का आज बहुत डिमांड है इंडिया के जो सो मार्केट के अंदर भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। ठीक है, एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी, मेरा नाम अवान है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल बताइए। जी, मेरा सवाल ये है जी मेरे 78% है वैसे तो, बाकी मैं ओबीसी कोटा से बिलोंग करता हूँ। जी तो मैं ये जानना चाहता था कि अगर मैं जैसे प्री मेडिकल एग्जामिनेशन दूँ या मतलब किस मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? ठीक है, 78% आप साइंस से ही हैं? जी। ठीक है, आप अपना जो करियर है वो मेडिकल साइड बनाना चाहते हैं? जी जी। ठीक है, आप दिल्ली से कॉल कर रहे हैं ना? जी। ओके, बहुत शुक्रिया आपने मैं कॉल किया। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो हेलो। जी जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। हाँ सर, मेरा नाम रऊफ खान है। रऊफ साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी, भैंसे से बात कर रहे हैं, भैंसे से बात कर रहा हूँ। जी, टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दीजिए। जी, हम भैंसे से बात कर रहे हैं। जी, सवाल बताइए। जी सर, मैं मेल असिस्टेंट का कोर्स कर रहा हूँ। किस किस्म का कोर्स है? मेल असिस्टेंट MPHW। जी जी, फरमाइए। मल्टीपल पर्पज हेल्थ असिस्टेंट। जी जी, इसके बारे में डिटेल्स से। ठीक है, आप कौन से साल में कुछ बता सकते हैं? किस तरह? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। आपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद नहीं की रऊफ साहब, इसलिए कॉल ड्रॉप करना पड़ा मुझे। निज़ामाबाद से
आफरीन ने हमें कॉल किया था 2013 और 2014 में इनकी साहिबजादी ने एमसेट लिखा था, जो तेलंगाना और आंध्रा में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है मेडिकल MBBS वगैरह के लिए। तो इसमें वो गवर्नमेंट सीट हासिल करने के लिए उतना रैंक नहीं ला सकी। फ़िलहाल BSc कर रही हैं, क्या मशवरा देंगे? BSc कंप्लीट कर लें या फिर अभी कहीं एडमिशन ले सकते हैं? अगर आपकी लड़की BSc कर रही है, अगर फर्स्ट ईयर में है, 1 साल आप बच्ची का सैक्रिफाइस कर सकते, तो मेरा मशवरा ये है कि ये बच्ची को आपकी मेडिकल साइड में ही लेकर जाए। बैचलर डिग्री प्रोग्राम जिस तरह के हम बोले कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का है, या बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन फिजियोथेरेपी है, और बैचलर मेडिकल प्रोग्राम है एक रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी का भी जो है सो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर ये 3 साल आपकी बच्ची नहीं करना चाह रही है, 2 साल का डिप्लोमा भी करना चाह रहे हैं, तो 2 साल का भी डिप्लोमा अवेलेबल है। क्योंकि अगर समझ जाइए कि एमसेट में रैंक नहीं आया, आपको बच्ची डॉक्टर नहीं बनी, तो डायरेक्टली निकाल कर आप जो है सो नॉन मेडिकल एकेडमिक कोर्सेज में मत डालिए। क्यों कि ज़्यादातर बच्चे इससे डिप्रेशन में आते और सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते। जी, इधर से एक साहब मोहम्मद साहब ने हमें कॉल किया था, इंटर पास हैं साइंस से, मेडिकल प्रोफेशन में शॉर्ट टाइम के कुछ कोर्सेज हों तो ये ज्वाइन करना चाहते हैं। मोहम्मद साहब, मेडिकल साइंसेस या पैरामेडिकल साइंसेस एक ऐसा फील्ड है कि आप ह्यूमन लाइफ से डील करते हैं। तो आजकल ये शॉर्ट टर्म टर्मिनोलॉजी ख़त्म हो गई। नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ इंडस्ट्री में मिनिमम 2 इयर्स का प्रोग्राम ही प्रोग्राम माना जाता। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, फर्स्ट एड जैसी ट्रेनिंग होती है, ये आपके लिए या आपके घर वालों के लिए या पड़ोसियों को फर्स्ट एड करने के लिए हेल्पफुल रहती। अगर इसके अंदर आप कुछ अपना कैरियर देखना चाह रहे हैं या कुछ जो सो आपकी अर्निंग डेवलप करना चाह रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म से आपको कहीं जॉब मिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो कम से कम 2 साल का इनको डिप्लोमा कोर्स करना ही पड़ता। ठीक है, दिल्ली से अमान ने शायद कॉल किया था, 78% इनके हैं, OBC कोटे से बिलोंग करते हैं। प्री मेडिकल एग्ज़ाम्स लिखें या क्या करें, ये जानना चाहते हैं। 78% मार्क्स फिर एक बार के वजह से मेडिकल के लिए आजकल शॉर्ट है। इवन मैनेजमेंट कोटा में भी जब हम सिलेक्शन करते हैं कैंडिडेट्स को जी, तो मिनिमम 85% से हम सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं जी। तो आपको अगर एमसेट में या जो है सो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं आ सके, तो इवन मैनेजमेंट कोटा में भी आप नहीं आ सकते। बेटर आप फिर पैरामेडिकल के तरफ आइए, वहाँ पर आप इंटरमीडिएट साइंस से है तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आप जाइए। इंशाल्लाह आपका कैरियर उसके अंदर बहुत अच्छा होगा। आज पैरामेडिकल के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री, देन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी आ चुके हैं। ठीक है, रऊफ साहब ने कॉल किया था, MPHD कुछ कर रहे थे। MPHW, हाँ जी जी, इस पर आप बताइएगा। रऊफ साहब, अगर आप MPHW 2 साल का, रऊफ साहब तो जानते हैं, मैं नहीं जानता और नाजरीन नहीं जानते कि MPHW क्या है। मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर ये कोर्स का जो सो फुल फॉर्म है। आंध्र प्रदेश में भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट वाले चलाते हैं ये 2 साल का कोर्स, SSC के बाद हुआ करता है ये कोर्स। और इस कोर्स को मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर इसलिए कहा जाता कि ये लोग नर्स के हाथ के नीचे या असिस्टेंट नर्स का जो सो ये काम कर सकते, या फील्ड वर्कर के वैसा जो है सो जाकर डिस्ट्रिक्ट्स में, गांव में जो है सो कुछ हेल्थ के और सैनिटेशन के वर्क के लिए ये लोग हेल्पफुल होते हैं। ये कोर्स बहुत अच्छा है, मगर आपका एजुकेशन आप MPHW के हद तक ही महदूद मत रखिए। अगर MPHW के साथ अगर आपके 2 पेपर्स बायोलॉजिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस ब्रिज कोर्स के वैसा अटैच है, तो आप इंटरमीडिएट BPC भी हो जाएंगे और MPHW भी हो जाएंगे। देन आपका एजुकेशन आपका आगे की तरफ जा सकता, आप GNM या BSc नर्सिंग में आप एडमिशन ले सकते। अगर आप MPHW ही खाली कर दिए और उसके बाद में आपका एजुकेशन नहीं रहा, तो फ्यूचर आपका बहुत ही शॉर्ट होगा और फ्यूचर में आपको डिफ़िकल्टीज बहुत आ सकती है। ठीक है, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी, मोहम्मद मुश्ताक बोल रहा हूँ जोधपुर से। जी मुश्ताक साहब, फरमाइए।
जी मेरा बच्चा बीएससी नर्सिंग कर रहा है सर। जी बहुत अच्छी बात है। बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर में, उसमें कोई स्कोप है क्या? बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में है। जी हाँ। ठीक है, स्कोप कहाँ के बारे में पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान में या फिर अब्रॉड? जी इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, अगर इस कोर्स को करने के बाद में उसके लिए कुछ फ्यूचर में है या नहीं? जी जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। शायद आपने टेलीविज़न थोड़ा देर से ऑन किया। बीएससी की नर्सिंग की जो तारीफ़ साहब ने की शायद आपने नहीं सुनी। लड़कियों के ताल्लुक़ से बता रहे थे, लड़कों के ताल्लुक़ से बताइए साहब, बीएससी नर्सिंग इनका बच्चा है और लड़के भी अगर ये करें तो किस तरीके से अच्छा होगा? आज बीएससी नर्सिंग का इतना डिमांड है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में। ये बच्चे बीएससी करके निकलते ही इंडिया में भी इनको जॉब मिल जाते। मिनिमम एक जो है सो 15-16 हज़ार रुपये से शुरू होता है इनकी अपना सैलरी। और अगर ये बच्चे क्रिटिकल केयर एरिया या स्पेशलाइज्ड एरिया में अपने आप को ट्रेन कर लिए तो इनके सैलरीज जो है सो नॉर्मल एक स्टाफ नर्स को कंपेयर करें तो डबल हो जाती। आज यूएसए के अंदर नर्सेस का इतना डिमांड है कि लोग को बग़ैर किसी 1 रुपया ख़र्च करे कि H1 वीज़ा मिल जाता और ये ऑनलाइन इनके जो सो अपॉइंटमेंट्स हो जाते। आपने बेहतरीन कोर्स आपके बेटे के लिए सेलेक्ट किया और ये बीएससी करने के बाद इनको एमएससी नीट नर्सिंग भी आप कराइए। ये जो है सो टीचिंग में भी जा सकते और प्रोफेसर लेवल तक जो है सो इनका अपग्रेडेशन हो सकता। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि तेलंगाना स्टेट में किन किन जगहों पर ऑथराइज्ड एमएलटी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उनके कुछ आप, एक तो आपका हॉस्पिटल है मेडविन हॉस्पिटल, जी हाँ, इसके अलावा और कौन से? इसके अलावा देखिए ये जो कोर्सेस है लैब के या पैरामेडिकल के, सिर्फ और सिर्फ जो कॉलेज का अपना ओन हॉस्पिटल है वही कॉलेज में एडमिशन लेना। अगर कोई कॉलेज बग़ैर हॉस्पिटल के कोई ये कोर्सेस चला रहा है वो कोर्सेस आपको काम में आने वाले नहीं हैं। इस लिहाज से आपको सारे जो सो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ये कोर्सेस अवेलेबल है। आप डायरेक्टली एनटीआर यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में गए आपको सीट्स आसानी से मिल जाती। उससे हट के आपको प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में आए तो मेडविन हॉस्पिटल में है, शादान मेडिकल कॉलेज में है, अपोलो हॉस्पिटल में है, किम्स हॉस्पिटल के अंदर है, आपको यशोदा हॉस्पिटल में है, प्रिंसेस दुर्रेश्वर हॉस्पिटल में है। तो ये तेलंगाना के अंदर बहुत जो सो हॉस्पिटल्स के अंदर ये कोर्सेस अवेलेबल है और सीट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से मिल जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, तेलंगाना उस पर मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँगा, इससे पहले कॉलर को शामिल कर लूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। हाँ मैं समील्ला वानी पुलवामा कश्मीर से बोल रहा हूँ। सवाल बताइएगा। जो ये MMPHW है ना ये कोर्स, जी ये हमने 2 साल पहले करके रखा था। अब ये इसका ये जो स्कोप है अभी नजर नहीं आ रहा है, क्या है ये? हमने खासकर MMPHW इसके कोई पोस्ट नहीं निकल रही है। फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? हम जी हम तो बैठे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। बैठने का भी आपको फ़ायदा होगा कि आपने इस प्रोग्राम को देख लिया। अभी साहब आपको समझा देंगे कि क्या करना होगा। जी साहब, आप जो MPHW का कोर्स किए हैं मेरे ख्याल से आप 10th के बाद किए होंगे, मगर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स अगर आपका 2 साल का है तो आप असिस्टेंट नर्स का काम कौन से भी हॉस्पिटल में आप कर सकते हैं। इंडिया के अंदर भी या बाहर भी आप जो सो अप्लाई कर सकते हैं। बाहर भी आपको असिस्टेंट नर्स का जो है उस पर जॉब आपको मिल सकता। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद ये MPHW का कोर्स किए हैं तो आप आगे GNM या BSc नर्सिंग के वास्ते भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है साहब, जो जी एक और कॉलर को शामिल कर लूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मुश्ताक अहमद बोल रहा हूँ कोटा राजस्थान से। जी मुश्ताक साहब, मेरा बेटा अपने सीनियर में है, साइंस है उसके, और 65% है जी। पैरामेडिकल कोर्स में इसमें करना चाहता है वो। जी जी, उसके बारे में मुझे डॉक्टर साहब भी जो बैठे हैं इनके तो जो इनका इंस्टीट्यूट है उसका एड्रेस और इनसे थोड़ी जानकारी चाहता हूँ। ठीक है, आप राजस्थान कोटा से बात कर रहे हैं? जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया।
साहब का जो ताल्लुक़ है हैदराबाद दक्कन से है। साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, ज़रूर साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे। मेडविन हॉस्पिटल जो है वो हैदराबाद दक्कन ही में है। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस है जहाँ पर इस किस्म के कोर्सेस अवेलेबल है। साहब मखसूस अगर आपका इदारे में जाना लोग चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर होगा और मेडविन हॉस्पिटल आपका किस एरिया में हैदराबाद दक्कन में आता है? मेडविन हॉस्पिटल हैदराबाद नामपल्ली एक जगह है, वहाँ पर होता है ये मेडविन हॉस्पिटल। अगर आप ईमेल पे कुछ और डिटेल्स कोर्सेस, हम पूरे कोर्सेस के आपको डिटेल्स भेजेंगे। अगर आपका बच्चा इंटरमीडिएट साइंस से है, मेरा डायरेक्ट एक ही बात रहेंगी कि आप डायलिसिस टेक्नोलॉजी में ये बच्चे को एडमिशन करा दीजिए। इसका फ्यूचर अभी बहुत लंबा है डायलिसिस टेक्नोलॉजी का, और जॉब्स ईजिली वो बच्चे को मिल सकते। हमारा जो है सो ईमेल एड्रेस medwin.institute@gmail.com, इस पर आप डिटेल्स भेज दीजिए, हम आपको इस पर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो जी, आपका बायोटेक किया है। एक बार फिर से कहिएगा, क्या किया है? एमएससी बायोटेक। एमएससी बायोटेक, जी ठीक है, की है। आगे मुझे क्या काम मिलेगा, क्या होगा? ठीक है। कब किया था आपने एमएससी बायोटेक? 2 years बैक। अच्छा, आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो क्या है एमएससी से पहले? एमएससी का पहले मेरा एकेडमिक पीसीएमबी ली थी, पीयूसी लेवल, बीएससी लेवल भी ये ली थी। क्या बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी भी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं यहाँ बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। बेंगलुरु से, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। साहब इस सवाल पर क्या कहना चाहेंगे? अब ये बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी पे आपका फ्यूचर डिपेंड उस पे करता कि आपने प्रोजेक्ट किस पे लिया। अगर आप बायोकेमिस्ट्री के ऊपर कोई प्रोजेक्ट किए हैं तो जो है सो आप बायोकेमिस्ट्री टेक्नोलॉजी के तरफ आप जा सकते हैं, उसके अंदर ट्रेनिंग ले लेकर। या नहीं, आप जो है सो अपनी फील्ड ही चेंज करना चाहते हैं, पैरामेडिकल के अंदर डायरेक्ट आना चाहते हैं, तो आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एडवांस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते। उसके अंदर 2 साल का एडवांस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ये कोर्स 2 साल का कंटिन्यूस कोर्स है और इमीडिएटली आपको जॉब्स वगैरह भी मिल सकते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अलावा बेंगलुरु में कोई इनको ऑप्शन होगा? मैं उससे पहले कॉलर को शामिल कर लूँ, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। जी साहब, बेंगलुरु में कोई अपॉर्चुनिटीज़ इस करियर के इंस्टीट्यूशंस वगैरह मिल सकते हैं? क्योंकि इतना बेंगलुरु के अंदर मणिपाल का एक जो हॉस्पिटल है जी, वो हॉस्पिटल के अंदर मणिपाल हॉस्पिटल में उनके पास भी बहुत से कोर्स है ये। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर ये जो सो मालूमात हासिल कर सकते। इन वेबसाइट्स के जो अगर इंटरनेट से अगर ये मवाद हासिल करना चाहें इंस्टीट्यूट्स के बारे में तो हासिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकते। ठीक है दोस्तों, बेशक बहुत सारे कॉल्स हमें रिसीव हो रहे हैं और साहब से मैंने कुछ ही सवाल किए थे और आप लोगों के सवाल आ गए और देखते देखते 1 घंटा बीत गया। दिल तो नहीं चाह रहा है कि साहब के मशवरों को मैं छोड़ूं, लेकिन वक्त मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं। लेकिन मैं आप तमाम की तरफ से और मेरी तरफ से अभी से दरख्वास्त कर लेता हूं साहब, अगले हफ्ते भी अगर आप हमें और 1 घंटा दें तो बहुत आपकी जो है मेहरबानी होगी व्यूवर्स के लिए और हमारे लिए भी। इंशाल्लाह आप फिक्स करिए टाइम, मैं बराबर जैसे। जी बहुत शुक्रिया, आप मुझ पर वाजिब है, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करते चलूँ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत सारे जो है चीज़ें उसे लोगों को वाकिफ़ करवाया। दोस्तों, ड्रॉप आउट्स जो हो जाते हैं बच्चे या कुछ 4-5 साल का अरसा गुजर जाता है, उसके बाद भी बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी क्या इस किस्म के कोर्सेज़ में दाखिला ले सकते हैं? कितनी हद कोई उम्र होती है इन कोर्सेज़ में एडमिशन्स लेने के लिए, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे अगले हफ्ते। इस इस उन्वान से रिलेटेड आप सवालात तैयार रखिएगा। करियर गाइडेंस प्रोग्राम में हम ज़रूर फिर से एक बार मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज़ पर भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। साहब को हम मदऊ एक बार फिर से इस प्रोग्राम में करेंगे। तब तक के लिए करियर गाइडेंस की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।